चलिए गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। एक बार 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मैथमेटिक्स का फिर से एक लेक्चर लेकर के आए हैं और ये सेकंड चैप्टर का है। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था द्विघात बहुपद से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आप लोगों को क्लियर किया था। अब बात करते हैं हम उसी चैप्टर की बहुपद जो पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे उसमें हमें त्रिघात और चतुर्घात यानी दो घात से ज़्यादा भी बहुपद मिल सकते हैं, तो उनके बारे में क्या विचार बन सकते हैं, उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं हम सेकंड अगले स्टेप की तरफ, तो वो है आपका त्रिघात और चतुर्घात बहुपद। त्रिघात और चतुर्घात बहुपद, जैसे कि हमने द्विघात बहुपद आप लोगों को बताया था। द्विघात बहुपद में हमने आप लोगों को उसके शून्यांक बताए थे, उसके हल बताए थे कि कितने शून्यांक हो सकते हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। तो द्विघात बहुपद था तो दो उसके शून्यांक थे और उसके गुणांकों के बीच में हमने संबंध भी बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिघात समीकरण की या त्रिघात बहुपद की। तो अगर हम व्यापक एक बहुपद लेते हैं, मान लीजिए हमने ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ले लेना है, तो ये आपका एक त्रिघात बहुपद बन गया। ठीक है, अगर ये त्रिघात बहुपद है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके शून्यांक कितने होंगे। तो इसके शून्यांक 3 होंगे, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। तो हमने ये समझना है यहाँ पर कि जो शून्यांकों की संख्या होनी है, शून्यांकों की संख्या वो यहाँ पर कितनी होना है, 3 होना है। ठीक है, अब शून्यांकों की संख्या 3 होना है। मान लीजिए कि उन शून्यांकों का नाम हमने लिख दिया है अल्फा, बीटा और गामा। इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके शून्यांक होंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यांक होंगे, उसको हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें गुणांक देखना है। तो गुणांक तो इसके कौन कौन से हैं। गुणांक अगर हम देखें गुणांक के रूप में कौन कौन से लगे हैं, तो x के रूप में a लगा हुआ है, x² के रूप में b लगा हुआ है, x के रूप में c लगा हुआ है और एक अचर पद है d, यानी ये इसके क्या हैं, गुणांक हैं। तो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा। बाद में हम ये देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों को हम कैसे निकालते हैं और क्या करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो पहला जो हम संबंध देखेंगे कि संबंध किसमें किसमें देखना है, संबंध शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखना है। तो पहले तो होता है कि एक एक शून्यांकों का योगफल, एक एक शून्यांकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस b/a हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी कहानी देखें तो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका c/a। और एक तीसरा जो आपका शून्यांक संबंध होता है वो तीनों का गुणनफल बराबर हो जाता है माइनस d/a, माइनस b/a फिर c/a फिर माइनस d/a, प्लस माइनस इस तरीके से आप लोगों को चलाना है। ठीक है, वैसे समझ लो कि अपॉन में तो देखो आपका हाईएस्ट जो पावर है उसका गुणांक ही आना है, बटे में तो a आना ही आना है। अब अगर हम सिंगल सिंगल पोर्शन लेके चल रहे हैं तो सिंगल का मतलब क्या हो गया, जैसे सिंगल आपका शून्यांक है ना, तो सिंगल का मतलब क्या होता है, ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। तो विषम के लिए आप माइनस साइन ले लो और सम के लिए आप प्लस साइन ले लो। तो यहाँ पे एक एक शून्यांक है यानी कि विषम संख्या, इसलिए हमने माइनस ले लिया। फिर b के बाद c आता है, तो फिर 2 और 1 के बाद 2 आता है, तो ये 2 के शून्यांक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सम संख्या है, सम संख्या, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव ले लिया। और फिर उसके बाद में पुनः c के बाद d आता है, लेकिन यहाँ पर विषम नंबर हो गए, यानी अल्फा बीटा गामा 3 नंबर हो गए, तो फिर से हमने विषम ले लिया। तो इस तरीके से आप समझ लो कि माइनस प्लस माइनस कैसे आपको याद रखना है अल्फा बीटा गामा के रूप में। अब ये 3 संबंध होते हैं, तो इन 3 संबंधों को हमें सर्च करना होता है। एक हमें त्रिघात समीकरण मिलेगा, उस त्रिघात समीकरण में वो हमको ये बताएगा कि इन तीनों संबंधों की सत्यापित कीजिए। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो शून्यांक दे दे और फिर वो बता दे कि आप त्रिघात समीकरण बनाइए, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले हम एक पहले चीज समझते हैं। मान लीजिए 2x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 1, ये एक त्रिघात समीकरण है, ये क्वेश्चन है, ये त्रिघात समीकरण है। और इस त्रिघात समीकरण में वो क्या ये कहना चाहता है कि यहाँ पर शून्यांक निकालिए और शून्यांक के बाद आप शून्यांक और शून्यांक के बाद में आप इनके गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, यानी शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है हमको। जी, तो कोई हम एक त्रिघात समीकरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिघात समीकरण ये ले लिया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6।
अब ये एक त्रिघात समीकरण है, हमको यहाँ पर शून्यांक भी नहीं है पता, हमको यहाँ पे गुणांक भी नहीं पता। सबसे पहले गुणांक फाइंड कर लेते हैं, फिर हम शून्यांक फाइंड करते हैं। शून्यांक निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, बहुपद के बराबर में हम 0 लगाते हैं, फिर उसके गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन करके x के मान निकाल लेते हैं। जितने घात का समीकरण होता है उतने उसके मान निकल आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी तुलना इस वाले व्यापक बहुपद से कराएंगे तो a का मान कितना निकल के आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर तो x³ के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। b का मान यहाँ पर देखिए x² के गुणांक में कौन है, b है, और यहाँ पर x² गुणांक में कौन है, -6 है। फिर यहाँ पर c बराबर आ जाएगा 11 और d बराबर आपका आ जाएगा माइनस का। ये तो आपका निकल के आया ABC यानी गुणांक। अब हमें निकालना है शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x और -6 ये जो है आपका दिया गया है इतने के बराबर हमें 0 कर लेना है। लेकिन अब यहाँ पे फैक्टर तो चूंकि हो गया है तो अब हम इसको शेषफल प्रमेय के आधार पर हल करते हैं। यानी हमें करना क्या होता है, हमें कुछ अपने मन से ऐसी वैल्यू मानना होती है कि पूरा समीकरण हमारा या पूरा बहुपद हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी x का हमें कुछ ऐसा मान लेना है। अगर टोटल ये बहुपद टोटल पॉजिटिव होता, हर एक साइन इसका पॉजिटिव होता, तो फिर हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कुछ ना कुछ मानने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो जगह साइन नेगेटिव लगा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे पहले पॉजिटिव लेके चलना है। 1 2 3 4 हम कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। सबसे पहले हम 1 मान के देख लेते हैं कि 1 में 0 हो रहा है कि नहीं। तो x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यों आएगा, फिर -6 1 का वर्ग आ जाएगा, फिर प्लस 11 गुणा 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फाइनली ये 1 निकलेगा, ये 6 निकलेगा, ये 11 निकलेगा, ये -6 निकलेगा, यानी कि 12 - 12 बराबर में क्या जाएगा 0। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 1 इसका एक हल है। तो अगर इसका हल है तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x - 1 क्या बनेगा, x - 1 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे इसमें पूरा भाग चला जाएगा। वो इसलिए पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसका मान x का मान 1 रखने पर पूरा समीकरण क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पूरा बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि एक तो इसका शून्यांक आपका 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। दूसरी कंडीशन में हमें करना क्या होता है, जो x - 1 एक बहुपद बना है उससे हम इस वाले में भाग देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रखने पर x बराबर 1 रखने पर 0 आया है शेषफल, तो इसका मतलब है कि पूरा भाग जाएगा। तो x में हम कितना गुणा करेंगे, x² का, ताकि ये x³ बनेगा। फिर x² का हम 1 में गुणा करेंगे तो ये x² बनेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव 6x² है, ये पॉजिटिव 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 5x² बचेगा। फिर हम 11x अंक उतार लेंगे, तो यहाँ पे साइन है आपके पास में माइनस का, तो फिर हम यहाँ पे क्या करना होगा, -5x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे x में, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x², और 5x का 1 में करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 5x। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 में से 5 चला जाएगा आपके पास में, तो कितना बचेगा 6x, और माइनस का हो जाएगा 6, यानी फाइनल हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से हम x में गुणा करेंगे तो जाएगा 6x - 6, यानी प्लस माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये निकल के आया है कि एक फैक्टर इसका x - 1 था इसका, और एक फैक्टर इसका x² - 5x + 6 हो गया। तो यानी हम इसके बदले में x - 1 लिख सकते हैं और x² - 5x + 6 लिख सकते हैं। अब इसका हम फैक्टर करते बन जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 2 5 हो जाएगा, यानी x - 1, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, x - 2 x - 3, यानी कि आप जब इसके गुणनखंड करेंगे तो x - 2 x - 3 निकल करके आ जाएंगे। तो अब हमें चूंकि इसके शून्यांक निकालना है तो हमें इसके बराबर में क्या करना होगा, 0। और अगर हम इन दोनों का भाग दे देते हैं तो x - 1 बराबर 0 बचेगा। अगर हम इन दोनों का भाग देते हैं तो x - 2 बराबर 0 बचेगा, और इन दोनों का भाग देते हैं तो x - 3 बराबर 0 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि x बराबर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। यही आपके अल्फा बराबर 1 आ जाएगा, बीटा बराबर 2 आ जाएगा, और गामा बराबर हम मान लेंगे 3। तो अल्फा बीटा गामा भी आ गया आपके पास में, ए बी सी डी भी आ गया आपके पास में। अब हमें सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए यहाँ से हम एक को उठाते जाएंगे और सत्यापन करते जाएंगे। हम एक को आपको सत्यापित करना दिखा रहे हैं। जैसे पहला सत्यापन करना है, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान आपके पास में 1 है, बीटा का मान आपके पास में 2 है, गामा का मान आपके पास में 3 है, -b का मान आपके पास में -6 है, तो ये हो जाएगा +6, और a का मान आपके पास में 1 है। 3 2 5 और 1 6 बराबर 6, यानी कि सत्यापित हो गया। तो इस तरीके से तो अगर त्रिघात समीकरण, 3 घात का समीकरण आपके पास में है तो आप वहां पर पहले शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के बाद में आप उनके गुणांक पहले ही निकाल लेते हैं, बाद में शून्यांक निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद में सारी चीजें उनकी क्लियर कर ली जाती हैं। तो ये 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम त्रिघात समीकरण के शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित
कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें ये कहने के लिए हो जाए कि उसने शून्यंक, मान लीजिए उसने शून्यंक की क्वेश्चन है और शून्यंक में उसने दे दिया 2 - 2 और 1 किसी बहुपद के शून्यंक है, तो बहुपद के निर्माण कीजिए। निर्माण करने के लिए आपको हमने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि जितने भी शून्यंक होते हैं सबको x से घटा दो और सबका मल्टीप्लाई करवा दो, वो बन जाएगा उतने घात का बहुपद। कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिघात बहुपद बनाना है तो x में से 2 घटाएंगे x - 2, x में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, x में से 1 घटाएंगे तो -x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी रिजल्ट निकल करके आएगा त्रिघात बहुपद बन जाएगा आपका, वही त्रिघात बहुपद इन्हीं के शून्यंकों से बना कहलाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आना है तो फिर आप सीधा रखेंगे x3 फिर माइनस फिर अल्फा धन बीटा धन गामा, अब आएगा x स्क्वायर, पहले माइनस आ, पहले प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ जाएगा, और फिर अब 1 का योगफल था, अब 2 का योगफल क्या आएगा, तो अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, और फिर यहाँ पे क्या रख देना है आपके पास में x रख देना है, पॉजिटिव होगी आप फिर से नेगेटिव कर लेंगे, थर्ड कौन सा कहलाएगा, अल्फा बीटा गामा, अब एक भी घात नहीं, तो ये आपका पूरा जो बनेगा ये त्रिघात बहुपद बन जाएगा। x3 माइनस सिंगल मूलों का योगफल फिर डबल मूलों का योगफल फिर त्रिपल का। तो इस तरीके से भी आप त्रिघात समीकरण बना सकते हैं। त्रिघात समीकरण बनाने के बाद में अब अगर हम इससे एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम त्रिघात समीकरण कैसे बनाएंगे। अब हमें एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपका दिया गया है, एक मान लीजिए कि x3 माइनस 5x स्क्वायर और है आपके पास में -2x + 24। ठीक है, उसने कहा है कि एक त्रिघात समीकरण है और त्रिघात समीकरण होने के बाद में इसके दो शून्यंकों का कितना है, सॉरी दो शून्यंकों का गुणनफल क्या है, 12 है। दो शून्यंकों का गुणनफल 12 है। एक क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक त्रिघात बहुपद है, वो त्रिघात बहुपद में दो शून्यंकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए, इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। अब हमें समझना कैसे है, हमें समझना यह है कि हम तीनों शून्यंक कैसे निकालेंगे, जबकि एक कंडीशन दी गई है कि दो शून्यंकों का गुणनफल 12 है। तो हमें करना क्या है, हमने ये मान लिया कि इसके जो शून्यंक है ना वो अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। जब अल्फा बीटा गामा इसके शून्यंक हैं, अल्फा बीटा गामा, तो फिर हमें समझना यह है कि उसकी शर्त के मुताबिक अल्फा बीटा बराबर आपके पास में 12 दिया है, और अगर हम इसकी तुलना इससे करवा दें तो a बराबर 1 निकल के आएगा, b बराबर -5 निकल के आएगा, c बराबर -2 निकल के आएगा, d बराबर आपका 24 निकल करके आएगा। तो अब हमने ये देखना है कि अल्फा बीटा गामा बराबर, जो हम अभी पढ़े थे वो हम पढ़े थे -d/a, और अल्फा बीटा बराबर हमारे पास में शर्त दी है 12, गामा हमने जो करते हुए लिख लिया -d का मान दे रखा है 24, a का मान दे रखा है 1, यानी गामा बराबर -24/12 कहलाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, तो गामा का मान तो आपके पास है -2 आ गया, यानी कि एक शून्यंक आपके पास में आ चुका है। अब आपको अल्फा और बीटा का मान चाहिए, तो यहाँ पे समझे अल्फा इंटू बीटा तो दिया था, लेकिन अल्फा बीटा नहीं दिया था। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक काम कर लेते हैं, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर -b/a पढ़ा था अपन ने, और अल्फा का मान पता नहीं है, बीटा का मान पता नहीं है, और गामा का मान लेकिन पता है -2, तो यहाँ पे हम -2 रख देंगे। -b का मान आपके पास में -5 था, तो -5 हो गया, और a का मान 1 था, तो अल्फा धन बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, -5 तो ये रहा, +2 रहा, तो अल्फा धन बीटा बराबर -3 आ गया। अब आपने अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अगर किसी का अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल आए तो हमें अल्फा बीटा, या तो हम मान को शिफ्ट कर दें, अल्फा का मान निकालें यहाँ से, या बीटा का मान निकालें और इसमें शिफ्ट कर दें, तब भी ठीक है। और अगर वैसे कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो रहा तो आप एक काम किया करें कि अल्फा धन बीटा अगर आपके पास में हो तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया करो, अल्फा इंटू बीटा आपके पास, अल्फा माइनस बीटा आपके पास में होता है, अल्फा धन बीटा निकाल लिया करो। तो अभी अल्फा धन बीटा है अपने पास में, तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इतना तो कर सकते हैं। तो अब अल्फा धन बीटा का मान आपके पास में -3 था, तो ये -3 का वर्ग हो गया, -4 अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास में था 12, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 48, फाइनली जितना भी आ गया। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि अल्फा धन बीटा का मान -3 था और अल्फा इंटू बीटा का मान इतना था। अगर हम अल्फा माइनस बीटा लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा जितना भी होता है आपका, देखिए यहाँ पर अल्फा धन बीटा धन गामा, गामा का मान आपके पास में -2 था, तो गामा का मान -2 था, और बी का मान आपके पास में था -5, तो ये हो जाएगा +5, तो ये भी प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा
तो फिर अल्फा धन बीटा का मान कितना निकल के आएगा 7। जब अल्फा धन बीटा का मान निकल के आएगा 7 तो फिर हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 या अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब आपको पता है कि अल्फा धन बीटा का मान 7 हो गया और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो अल्फा धन बीटा बराबर आपके पास में 7 था, अल्फा धन बीटा बराबर आपके पास में 1 था। बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा 2 अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा 8, तो अल्फा बराबर आपको कितना आ गया 4। जब अल्फा बराबर आपके पास में 4 आ गया तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो बीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा, बीटा बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो अल्फा का मान आपके पास में 4 आ गया, बीटा का मान आपके पास में 3 आ गया और गामा का मान आपके पास में -2 आ गया। तो इस तरीके से बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमको समझना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम करके देखना। देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम ये है कि एक बहुपद है, चतुर्घात बहुपद है, 4 घातों वाला बहुपद है और उसको किसी एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, x² - 2x + k से भाग दिया जाता है इस चतुर्घात बहुपद में। और ये पूरा क्वेश्चन है, भाग दिया जाता है तो शेषफल x + a के रूप में बचता है। तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक बहुपद ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका एक बहुपद अन्य बहुपद ये है, गुणनखंड है मान लीजिए। तो इसका मतलब ये कि इससे इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आएगा, यानी पूरा भाग जाएगा और शेषफल जो है वो आपको क्या बचता है x + a। तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि जब हमारे पास 4 घात का बहुपद है और उसके साथ में उसका एक गुणनखंड 2 घात का बहुपद है तो सबसे पहले हम भाग दे लेंगे। भाग देने के बाद में हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे शॉर्ट करना है। x² - 2x + k और इससे हमें भाग देना है, यहाँ से हम ले लेते हैं x² - 2x + k। इसका भाग हमें x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इतने में भाग देना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x², तो x² का हमने x² में करा तो x⁴ आ जाएगा, x² का 2x में करेंगे 2x क्यों आ जाएगा, x² का k में करेंगे तो kx² आ जाएगा। चलो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। आगे 3 घात, ये 3 घात है तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4x³ बचा। ठीक है, x² एक काम करते हैं, x² हम बाहर लिख लेते हैं। हमारे पास में अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास में बच रहा है 16 और यहाँ पे बच रहा है k, बाहर आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करना है, 4x का मल्टीप्लाई करा देना है। 4x का x² में करेंगे तो 4x³ बन जाएगा। ठीक है, और 4x का 2 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8x² हो जाएगा। फिर 4x का k में करेंगे तो -4kx हो जाएगा। चलो हम यहाँ पर एक अंक उतार लेते हैं, अगला वो है आपका 25x। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया आपके पास में। x² इसमें भी था, इसमें भी था, x² हमने लिख लिया बाहर। अब ऊपर आपके पास में कितना था, ये था आपके पास में 16 में से माइनस का 8 चला गया तो यहाँ पे आपके पास में कितना बचना है 8, और माइनस का k था ऑलरेडी तो माइनस का k बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है तो यहाँ पर देखो आपके पास में क्या है, x तो बाहर है तो ये माइनस का 25 था और ये प्लस का 4k था, तो हमने क्या कर लेना है 4k - 25 लिख लेना है। ठीक है, अब अंक हम उतार लेंगे 10 का। अब अगली बार हमें जो भाग देना है वो हमें कितने का भाग देना है, ये x² है तो 8 - k का हम भाग दे लें। 8 - k का अगर हम भाग देंगे केवल तो x² में तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस हम 8 - k का भाग देना है। 8 - k का हम x² में भाग देंगे तो आपके पास में आएगा 8 - k x² पर 8 - k का x में भाग देंगे, यानी सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना आएगा 2 का गुणा होना है कितने से 8 - k से और बाहर निकल जाना है आपके पास में x। और फिर से समझे 8 - k का हमें k से मल्टीप्लाई करवाना है तो k हम ऐसे लिख लेंगे और 8 - k हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देख लेना है कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब सुनना है, ये x है ये x है, x तो हमने ये लिख लिया। यहाँ पे था आपके पास में 4k, आप लिख लो यहाँ पे 4k, फिर था आपके पास में -25, आप लिख लो यहाँ पे -25, फिर ये प्लस का 2 है, 2 8 16 हो गया तो प्लस का आपका 16 लिख लो। फिर यहाँ पे प्लस ही है तो प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है तो 2 का हम k में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2k। अब इसके बाद में ऐसे यहाँ पर हमें देखना है, प्लस का 10 था हमारे पास में 10 हो गया, माइनस का 8k कहलाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा k² हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बन गया आपके पास में।
फाइनली ये कितना बन गया, ये 2k बन गया आपके पास में, और 25 में से 16 चले गए तो आपके पास में कितना बचा, 5 4 9 माइनस का 9, ये आपका 2k माइनस कितना बचा। फिर यहाँ पे आप देख रहे तो यहाँ पे आपको कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका k स्क्वायर बन गया, माइनस का 8k बन गया और प्लस का 10 बन गया, इतना आपका ये बन गया। अब हमको ये देखना है कि ये आपके पास में था शेषफल, और उसने कह रखा था कि शेषफल आपके पास में इतना है, कितना, x प्लस ए। तो जब x प्लस ए है शेषफल, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि 2k माइनस 9 जो है वो किसका गुणांक है, वो है आपका x का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर x था और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1 है। तो k बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 9/2। ठीक है। और इसके साथ साथ में अगर हमको ये देखना है कि k का मान, अब यहाँ पर a का मान हमें निकालना था, तो यहाँ पर अचर पद a है और यहाँ पर अचर पद पूरा कितना है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 है। तो यहाँ पे k का मान आपने रख लेना है 9/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 हो जाएगा, k का मान 9/2 आ जाएगा आपके पास में, प्लस का 10 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना बचेगा आपके पास में, 49/4 माइनस ये 4 हो जाएगा, तो 9 चौको जितना 2 दूनी 18, 9 चौको 36 और प्लस 10। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको जो करना बचा 26, जो कुछ भी फाइनल यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना